Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. And under this chapter, we are seeing that the Indian textile was very much in demand in Europe, especially in Britain, during the 17th, 16th, 17th century, 18th century. The thing was that the high quality clothes, cotton clothes of India were in great demand in Europe, and because of this we have seen so many names were given to Indian textile like jeans and bandana and this calico. So this muslin, this shows the popularity of Indian textile among the Europeans in the 17th century especially. And we see that we have discussed all these things, that how the cloth producers of England, they were they were facing this high competition from the clothes which were coming from India, and that is why they pressurized the government to enact legislation so that the use of printed cotton textile of India can be banned. And this act was it came into effect in the year 1720, and we see that by this time, in the, we can say, early 18th century, many new technology was started to emerge in Britain, like a spinning jenny. In 1764, this spinning jenny was invented by John Kay, and by this it was really a jenny, because with the help of this, what was possible, that a single worker could operate so many spindles, है So what happened, that the speed of work increased very high. इससे some steam engine भी इन्वेंट हो जाता है, और रिचर्ड आर्कराइट जो है उन्होंने इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया, और इस तरह से ये कॉटन टेक्सटाइल जो वीविंग इंडस्ट्री थी उसमें रेवोल्यूशन आ जाता है, और बहुत ही लार्ज स्केल पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होने लगता है ना। और इन सब में हम ये देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज इंडियन टेक्सटाइल वाज गोइंग टू बी अफेक्टेड वेरी बैडली, बिकॉज जो यूरोप में जो मार्केट थी इंडियन टेक्सटाइल की, उसमें बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आ जाता है, क्योंकि मशीन से बने हुए अब ब्रिटेन के जो कपड़े थे वो हर जगह पहुंच चुका था, और जो इंडियन टेक्सटाइल इतनी दूर से जाता था उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो हैंडमेड होता है ना। तो प्राइस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो यही हो रहा था, दिस वाज हैपनिंग। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल जो थे वो इंडियन गुड्स को पूरी तरह से अपने जो यूरोप के मार्केट से, अफ्रीका के मार्केट से, अमेरिका के मार्केट से निकाल चुके थे। अब इंडिया के जो टेक्सटाइल थी उसकी डिमांड इन मार्केट्स में नहीं रह गई थी, और इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि जो इंडिया में जो वीवर्स थे उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई, क्योंकि ये वीवर्स को ऑर्डर मिलता था एक्सपोर्ट के लिए कंपनी की तरफ से, और वो ढेर सारा प्रोडक्शन करती थी जिससे उनको ऑर्डर के साथ साथ एडवांस में मिलता था। तो ये बहुत फ़ायदेमंद उनके लिए पोजीशन थी, लेकिन अब वो कंडीशन जो है वो नहीं रह गई। यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड्स नहीं रह गई। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि it was not, the problem was not only this कि there was decline in the demand of Indian textile in Europe, Africa or America, but what we find that Indian market that also flooded with the British cotton clothes by 1830s, 1830 के आते आते, ठीक है, 1830s तक जो इंडियन मार्केट था वो एकदम भर गया ब्रिटिश क्लोथ से। और जैसा कि हम जानते हैं, आई टोल्ड यू, मशीन से जो भी चीज़ें बनी होती है उसकी प्राइस कम होती है, और जो हाथ से बनी चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती है। तो जो भी हम देखते हैं कि इंडिया में भी ब्रिटिश क्लोथ्स का डिमांड बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो चीप था और क्वालिटी भी अच्छी थी।
तो इस तरह से अगर एक हमारे पास डेटा है जिसमें हम देखते हैं कि बाय 1880s by 1880s, we see that 2/3 of all the cotton clothes worn by Indians were made of क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में जो क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा था उससे बना हुआ 2/3 कॉटन क्लोथ था जो कि इंडियंस पहनते थे। तो इस तरह से अगर देखें तो वीवर्स की तो हालत ख़राब हो गई इंडिया में, स्पिनर्स की भी अनएम्प्लॉयड हो गए, और जो थाउजेंड्स ऑफ रूरल विमेन जो कि स्पिनिंग के काम में लगी हुई थी उनको भी अब वो भी जॉबलेस हो गई, है ना। तो ये नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फिर से हम देखेंगे कि जो हैंडलूम वीविंग था, ठीक है, हैंडलूम वीविंग जो था वो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। So, handloom weaving did not completely die in India because what we see that there are some types of clothes which could not be supplied by machines, है ना। जो हैंडलूम के क्लोथ्स पहनने की जिनको आदत है वो मशीन से जो कपड़े बनते हैं वो नहीं पहन सकते हैं। एक तो साड़ी की अगर देख ली जाए तो साड़ी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। जिस तरह से ये साड़ी में इंट्रिकेट बॉर्डर्स होते हैं, है ना, और जो जो जिस तरीके से साड़ी बनती है वो नहीं पॉसिबल था मशीन से बनना। तो वह साड़ी जो कि इंडिया में तो साड़ियाँ ही पहनी जाती थी उस समय तो और भी ज़्यादा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि साड़ी का जो सप्लाई था वो इंडियन वीवर्स ही कर रहे थे इंडिया के अंदर, है ना, और उनकी डिमांड बनी हुई थी। और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो मशीन के प्रोडक्ट्स थे वो कुछ चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर पाए। जैसे कि जो हैंडलूम से बनी चीज़ें होती हैं वो कोर्स होती हैं, बहुत फाइन नहीं होती हैं, और जिन लोगों को वो कोर्स मटेरियल ही चाहिए वो हैंडलूम के ही प्रोड्यूस को खरीदेंगे, है ना। और हम ये भी देखते हैं कि जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ब्रिटेन में थे वो पुअर पीपल के लिए कुछ भी नहीं बना पा रहे थे, है ना। जो पुअर पीपल इंडिया में थे दे यूज टू वेयर कोर्स मोटा कपड़ा, जो खादी जिसको हम कहते हैं, खद्दड़ जिसको कहते हैं, खादी से जो बनता है ना, तो उनको वही चाहिए था। तो उनके लिए ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, ठीक है। और इसी समय हम देखते हैं कि कुछ जैसे वेस्टर्न इंडिया में एक सोलापुर और साउथ इंडिया में मदुरई, ये दो जो सेंटर्स बनते हैं, सोलापुर ठीक है। अब शोलापुर और मदुरई जो हैं ये टाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग के फॉर्म में इमर्ज करते हैं इन लेट 19th सेंचुरी। वी आर टॉकिंग अबाउट लेट ठीक है। ये सोलापुर और मदुरई, सोलापुर कहाँ हुआ, वेस्ट में, और मदुरई जो है वो साउथ में, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ वीविंग बन कर के सामने आते हैं। और जब नेशनल मूवमेंट आगे चल के बहुत जोर पकड़ लेता है तो महात्मा गांधी ने उस समय लोगों को इस बात के लिए कहा कि उनको इम्पोर्टेड टेक्सटाइल का बॉयकॉट करना चाहिए। जब आप फॉरेन रूल नहीं चाहते हैं अपनी कंट्री में, फॉरेन रूल का एंड करना चाहते हैं, तो आपको फॉरेन क्लोथ्स भी नहीं पहननी चाहिए, है ना।
दिस वॉज टोल्ड बाय गांधी कि बॉयकॉट फॉरेन टेक्सटाइल एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ्स, खादी, है ना। और धीरे धीरे ये ऐसे ही हमारे कंट्री में जो नेशनलिज्म का की जो फीलिंग आई, जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ, उसमें जो खादी था ना, वो एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गया कि अगर आपने खादी के कपड़े पहने मतलब यू आर अ नेशनलिस्ट। अगर आपने विदेशी कपड़े पहने हैं, ब्रिटेन से आए हुए कपड़े पहने हैं, तो आप एक नेशनलिस्ट नहीं है। तो ये एक सिंबल बन गया कि आप जो पहनते हैं उससे ये पता चलता है कि आपके थॉट्स क्या है ना। और जो चरखा था वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा। आप गांधी की कहीं भी फोटो देखिएगा, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द फोटोज गांधी इज डूइंग दिस, चरखा चला रहे हैं वो, है ना। तो वो गांधी हमेशा वो करते रहते थे। तो जो चरखा था वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। और हम लोग हमारे जो हमारा फ्लैग, पहले जो फ्लैग बना था उसमें तो बिल्कुल चरखा ही बना हुआ था बीच में। बाद में फिर इसको मॉडिफाई किया गया तो बीच में हमारा अशोक चक्र आ गया, है ना। अदर इस पहले उसमें चरखा ही हुआ करता था। तो चरखा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ट्राई कलर फ्लैग था उसमें उसके सेंटर में ये चरखा ही हुआ करता था, ठीक है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो वीवर्स थे, जो स्पिनर्स थे, उनका जॉब का लॉस हो जाता है। दे लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज डिमांड्स कम हो जाती, ऑर्डर्स नहीं आ रही थी, है ना। और इंडियन मार्केट में भी उनकी डिमांड्स कम हो जाती। तो अब जो है, जो बहुत सारे वीवर्स थे वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम एग्रीकल्चरल लेबरर्स। और उसमें से कुछ जो है वो सिटीज़ की तरफ भाग गए इन सर्च ऑफ वर्क, और कुछ जो है वो कंट्री से भी बाहर चले गए। जैसे उस समय प्लांटेशन जो है वो अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में होता था। और अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ ऐसे थे जहाँ पर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी प्लांटेशन में। तो ये लेबर कहाँ से जाता था, इंडिया से जाती थी, है ना। अग्रीमेंट करके इंडिया से जो लेबर हैं वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका जाते थे। तो जो वीवर्स जॉबलेस हो गए because of decreased demand of Indian textile in European, African and American market, as well as there was decline in the Indian market. So the weavers and the spinners who became jobless, कुछ नई उन्होंने खोज की अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। कुछ शहर की तरफ भागे और कुछ दूसरे देशों में जैसे अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश चले गए, है ना। और इसमें से कुछ हैंडलूम वीवर्स जो थे उनको कॉटन मिल्स में भी काम मिल गया, क्योंकि इसी समय हमारे यहाँ कॉटन मिल्स भी इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए। जैसे कि अगर हम देखें तो पहली जो फर्स्ट कॉटन मिल थी इंडिया में वो बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई थी, सेटअप हुई थी 1854 में, है ना। फर्स्ट कॉटन मिल यही बॉम्बे अब क्या कहलाता है, मुंबई कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम अर्ली 19th century बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना, ठीक है। बॉम्बे जो है देखो महाराष्ट्र में कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में की जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। महाराष्ट्र गुजरात दोनों ब्लैक सॉइल उसको कहते हैं। तो जो ब्लैक सॉइल होता है ना वो कॉटन के फार्मिंग के लिए सबसे सूटेबल होता है, सबसे अच्छा होता है, अच्छी मिट्टी होती है। तो यहाँ पर बॉम्बे में सारे के सारे जो बॉम्बे उस समय गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला के हो रहा है। तो
जो सॉइल था वो सूटेबल था, एटमॉस्फेयर भी सूटेबल था, क्योंकि यहाँ का सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन यहीं पर होता था, इंडिया में आज भी होता है। और यहाँ से रॉ कॉटन जो है वो इंग्लैंड और चाइना पहुँचता था बॉम्बे के कोस्ट से। एंड इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पर बने तो उन मिल्स को भी बहुत ही इजीली कॉटन सप्लाई मिला, क्योंकि ये एरिया जो था वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता था। तो मिल्स को भी रॉ मटेरियल चाहिए था, कि ये रॉ मटेरियल उनको आसानी से मिल गया। और अगर हम ये डेटा देखें तो 1900 तक, टिल 1900, ठीक है, टिल 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। बॉम्बे में सिर्फ 84 मिल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे थे, और इसमें से बहुत सारे जो थे वो उसको पारसी और गुजराती जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, इन मिल्स को सेटअप किया था। और ये वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन थे जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके बहुत पैसे जमा कर लिए थे। तो पैसे हैं तो इन्होंने क्या किया, कॉटन मिल खोल दिया, है ना। तो मिल्स जो थे, ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में ही मिल्स थे, बल्कि अदर सिटीज़ में भी मिल्स थे। और जैसे अहमदाबाद में फर्स्ट मिल जो आई वो 1861 में आई। फर्स्ट cotton mill in Ahmedabad, it came in the year 1861, ठीक है। और इसके एक साल बाद ही हम देखते हैं कि कानपुर में भी एक मिल जो है वो इस्टेब्लिश होता है। कानपुर जो कि उस समय यूपी नहीं था, इट वाज कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। यूपी था बट अभी उत्तर प्रदेश है, उस समय उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। और हमारी कंट्री में कॉटन मिल्स अच्छे खासे मतलब डेवलप कर गए, और जब कॉटन मिल्स बनेंगे तो उसके अंदर काम करने के लिए कौन चाहिए, लेबर चाहिए। तो अब लेबर की भी डिमांड हो गई, और जो बहुत ही पुअर पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, उन सबको इन मिल्स में काम मिला। और इस तरह से दे स्टार्टेड टू माइग्रेट टू द सिटीज़। अभी तक जो गांव में रह रहे थे अब वो शहरों की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर पहले के कुछ डिकेड्स को देखते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि जो टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री था वो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। इंडिया में जो मिल्स बन रहे थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आए। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि इसको जो चीप टेक्सटाइल आ रहा था ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था, टेक्नोलॉजी मशीन इतनी ज़्यादा डेवलप थी, तो वहाँ से जो सामान आ रहे थे, जो कॉटन टेक्सटाइल आ रहे थे वो बहुत ही चीप थे। तो अब जो कपड़े इंडिया में मिल में प्रोड्यूस हो रहा है और जो ब्रिटेन से आ रहा है, इन दोनों में ज़्यादा चीप कौन होता था, ब्रिटेन वाला, है ना। तो अब इंडिया में जो मिल्स से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको नहीं कोई ख़रीदना चाहता था। क्यों खरीदेंगे जब उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, तो है ना। तो अगर अपनी गवर्नमेंट होती तो क्या करता है इस तरह के कंडीशन में कि जो अगर मान लो अगर हम गुलाम नहीं होते, ठीक है, हम ब्रिटिश रूल में नहीं होते, अपना रूल होता हमारा, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये अपनी कंट्री है ना, अब यहाँ जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं ब्रिटेन से, सामान क्लोथ्स जो है वो इंडिया आ रहा था, ये आने पर यहाँ पर क्या होता है कि टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम ड्यूटी कहते हैं। कोई भी सामान जब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आती है या अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजी जाती है,
जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जब आती है तो इम्पोर्ट होता है, जब जाती है तो एक्सपोर्ट होता है। तो कोई भी टेक्सटाइल जब हम इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि उस पर ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी यानी कि टैक्स। टैक्स लगाने का पर्पस यही होता है कि जब बाहर से सामान जो आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, उस पर टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि लोग जो हैं वो बाहर से आई हुई चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपने देश में जो प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें उसी को खरीदेंगे। जैसे अभी हमने देखा ना कि जो ब्रिटेन से जो कपड़े आ रहे थे वो सस्ते थे और इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा था वो कंपैरेटिवली महंगे थे। तो अब जो कंज्यूमर होगा वो सस्ती चीज़ ही खरीदना चाहेगा, तो वो ब्रिटिश टेक्सटाइल को खरीदता था, ना कि इंडियन टेक्सटाइल को। तो अगर अपनी गवर्नमेंट होती, मतलब अगर हम ब्रिटिश रूल में ना होकर के अपना खुद का हमारा रूल होता तो क्या होता, तो यही होता कि हम भाई हमारी गवर्नमेंट बाहर से आने वाली चीज़ों पे ड्यूटी लगा देती, उसका प्राइस बढ़ जाता, लेकिन अपनी गवर्नमेंट तो थी नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल हम पे चल रहा था, उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी इम्पोर्ट पे रोक नहीं लगाया, है ना। और इससे क्या हुआ कि हमारे जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड कॉटन मिल्स थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और अगर हम देखें तो पहला जो मेजर इंक्रीज़ होता है कॉटन इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से जब डेवलपमेंट होता है, वो कौन सा समय था? दैट वाज द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हम देखते हैं कि इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री था उसको काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला, है ना। क्यों? क्योंकि वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जो था वो पूरी तरह इन्वॉल्व था। तो अब बिकॉज ऑफ वॉर टेक्सटाइल इंपोर्ट जो ब्रिटेन से होता था वो बहुत ही कम हो गया था। तो बाहर से जो टेक्सटाइल आ रहा था इंडिया में वो लगभग बंद हो चुका था, बहुत कम हो चुका था। तो ऐसे में क्या है, डिमांड्स तो बनी हुई थी कपड़ों की, लेकिन ब्रिटेन से कपड़े नहीं पहुंच रहे थे। तो जो इंडिया में जो कपड़े प्रोड्यूस हो रहे थे वो उसकी डिमांड आई, ठीक है, उसको लोग खरीदना स्टार्ट किए। और साथ ही साथ जो मिलिट्री सप्लाईज के लिए भी क्लोथ की प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, और जो इंडियन फैक्ट्रीज थे, जो मिल्स थे, उनको ये ऑर्डर दिया गया कि बहुत सारी क्लोथ प्रोड्यूस करिए फॉर मिलिट्री सप्लाईज, क्योंकि वॉर चल रहा था और उसमें मिलिट्री को कपड़ों की ज़रूरत थी, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट अगर हम कहें कि कॉटन इंडस्ट्री पे क्या हुआ, उसके लिए बेनिफिशियल हुआ, है ना, दो तरह से। एक ब्रिटेन से सामान आना बंद हो गया, और दूसरी जो मिलिट्री सप्लाईज के लिए क्लोथ की ज़रूरत पड़ने लगी, तो क्लोथ का डिमांड उधर बढ़ गया, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, वीवर्स के बारे में कर लिया, है ना। अब हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, एंड दैट इज आयरन स्मेल्टर्स, ठीक है। अब अगर हम इंडियन स्टील और आयरन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इसकी स्टार्टिंग होगी टीपू सुल्तान के सोर्ड से, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है ना। जब हमने फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कर रहे थे तो हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था। टीपू सुल्तान जो है, ही वॉज द रूलर ऑफ मैसूर। हु वाज टीपू सुल्तान? ही वॉज द रूलर ऑफ मैसूर।
और वो ब्रिटिश के साथ उनकी लड़ाई हुई। आखिरी जो लड़ाई हुई 4 बारी उन्होंने लड़ी थी, 4 टाइम्स ही फॉट विथ द ब्रिटिश। लास्ट वॉर जो था 1799 का था, जिसमें कि उनकी डेथ हो जाती है ना। और टीपू के जो सोर्ड था वो उसको इंग्लैंड की म्यूज़ियम में अभी रखा हुआ है। दैट सोर्ड इज़ केप्ट इन द म्यूज़ियम ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। एंड अभी ये हम समझना है हमें कि आखिर टीपू के इस सोर्ड की खासियत क्या थी, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सोर्ड ऑफ टीपू, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सोर्ड था वो बहुत ही हार्ड, बिल्कुल हार्ड मेटल का बना हुआ था। उसके एजेस बिल्कुल शार्प थे, और इतने शार्प थे कि अगर किसी जो ओपोनेंट है उसने अगर आर्मर भी पहना है, कवच भी पहना हुआ है लोहे का, तो उसको भी वो फाड़ सकता था, चीर सकता था। इतनी शार्प ये उनका सोर्ड था, है ना। और ये जो सोर्ड इस तरह के इतने शार्प एज वाले सोर्ड बन रहे हैं, जो कि बहुत ही हार्ड मेटल से बना हुआ है, ये क्या होता था, इसके लिए एक स्पेशल तरीके से हाई कार्बन स्टील प्रोड्यूस किया जाता था। हाई कार्बन स्टील, ओके। ये हाई कार्बन स्टील जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं, इसको ही जो नाम दिया गया वो वुड्स का नाम दिया गया। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो मेटल आयरन था उसको वुड्स का नाम दिया गया। और उस समय पूरी की पूरी साउथ इंडिया में यही वुड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था। और वुड्स स्टील से जब सोर्ड बनता था तो इससे एज तो बहुत ही शार्प होता ही था, और जो पैटर्न आता था ना सोर्ड का, वो वाटर पैटर्न होता था, फ्लोइंग। जैसे ये नहीं कि स्टिफ, ऐसा नहीं होता था, तलवार ऐसे नहीं होता था, ये नहीं स्टिफ, बल्कि ये फ्लो करता था, फ्लोइंग। This was unique about the sword which were made with this woods, है ना। तो इस तरह के जो पैटर्न थे, ये क्यों बनता था, इस तरह का फ्लोइंग पैटर्न उसमें क्यों आता था, क्योंकि कार्बन क्रिस्टल जो थे वो आयरन में मिल जाते थे, है ना। हाई कार्बन स्टील है, ऐसा स्टील जिसमें कि कार्बन का जो क्वांटिटी होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, मतलब इस तरीके से उसको बनाया जाता था, और इसी वजह से वो वाटर की तरफ फ्लो करता था, ठीक है। सो हमने वुड्स स्टील के बारे में देखा। अब इसको ही हम कल आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कैसे बनता था, क्या बनने का इसका प्रोसेस होता है, और फिर किस तरह से धीरे धीरे ये जो वुड्स बनने का सिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है, और आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज जो होते हैं वो इंडिया में स्टार्ट हो जाते। तो कल हम लोग यहाँ से फिर पढ़ेंगे।